नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेंट की डिस्कशन। डिस्क्रिमिनेंट भी बेसिकली एक ऐसा टूल है, पहले जो हमने चीज़ें सीखी वो विदाउट डिस्क्रिमिनेंट हम नेचर ऑफ रूट स्टडी कर रहे थे। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या है? डिस्क्रिमिनेंट भी एक टूल है जिसकी मदद से आप विदाउट सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसकी नेचर को समझ सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है? b² - 4ac, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर रेडिकल एक्सप्रेशन के अंदर मौजूद है। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से ग्रेटर होगा तो रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे, ठीक है, और डिफरेंट होंगे। इसमें दो केसेस हैं। अगर तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 और एक परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स क्या होते हैं जी? रैशनल हो जाते हैं। और अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 तो है लेकिन एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर रूट्स क्या हो जाते हैं? इररेशनल हो जाते हैं। सेकंड केस क्या है जी? अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो रूट्स इक्वल होंगे, और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाता है तो रूट्स इमेजिनरी, कम्प्लेक्स और अनइक्वल होंगे। ठीक होगी बात। इन्हीं के मुतालिक मज़ीद इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट्स वो देख लें। रूट्स आर पॉजिटिव इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर देन 0 एंड ए सी हैव सेम साइंस। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो और ए और सी के साइन एक जैसे हों तो रूट्स क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। ठीक है जी। रूट्स की वैल्यूज़ जो है पॉजिटिव भी आती है, नेगेटिव भी आती है, ऑपोजिट साइंस के साथ भी आती है, उनकी डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी है x² - 5x + 6 = 0। अगर इसको सॉल्व करें तो इक्वेशन की वैल्यूज़ आती हैं x = 2 और 3। इसमें अगर डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाए, इस केस में अगर डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाए तो डिस्क्रिमिनेंट क्या बनता है? b की वैल्यू है -5, वो बन जाएगा +25, और -4ac क्या है? वो बन जाएगा -24। 25 - 24 1 आ गया, यानी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव वैल्यू है, और a यानी 1 है और c क्या है? 6 है। ये दोनों भी क्या हैं? सेम साइन के साथ हैं। तो इस केस में आपकी x की वैल्यूज़ एक जैसे साइन में यानी पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी। फिर रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइंस, के रूट्स के साइंस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, कि एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव। कब ऐसा होगा? अगर a और c के साइन जो हैं वो एक दूसरे के क्या हो जाएं? ऑपोजिट हो जाएं। जैसे ऊपर वाली इक्वेशन में हमने थोड़ी सी चेंजिंग कर ली, x² - 5x - 6 = 0। x की एक वैल्यू -1 और दूसरी क्या है? 6 आ गई। तो किस चीज़ पे हम डिसाइड कर रहे हैं? a और c की वैल्यू। अगर a और c के साइन ऑपोजिट हैं तो आने वाले रूट्स भी एक दूसरे के क्या होंगे? ऑपोजिट होंगे। अगर a और c के साइन सेम है और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो तब पॉजिटिव रूट्स आएंगे आपके पास। फिर रूट्स आर ऑफ नेगेटिव साइन, दोनों रूट्स नेगेटिव होंगे। कब? जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 और a b c हैव सेम साइंस। इस केस में क्या है कि अगर a b c तीनों के साइन सेम हों और डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। क्लियर? फिर है, यानी ये वो पॉइंट्स हैं कि आपको अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप विदाउट सॉल्विंग डिसीजन इजीली कर सकते होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद ऑल ओड कोफिशिएंट्स। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास तमाम के तमाम कोफिशिएंट्स क्या हैं? ओड नंबर की फॉर्म में है। ठीक है जी। जैसे ये इक्वेशन मैंने बनाई है 5x² + 3x + 1 = 0। वो कहता है इस केस में आपके रूट्स रैशनल नहीं हो सकते, इररेशनल होंगे। ठीक है, या कम्प्लेक्स की फॉर्म में हो सकते हैं। इररेशनल भी हो सकते हैं और कम्प्लेक्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। अब मैंने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आता है -11। तो वो शो कर रहा है कि इसके रूट्स रैशनल नहीं हैं, या तो इररेशनल हो सकते हैं या कम्प्लेक्स। इस केस में फिल वक्त इसके रूट्स क्या हैं? कम्प्लेक्स या इमेजिनरी वाली फॉर्म में। नेक्स्ट लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 4 का, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, तो ये आपको पता होना चाहिए। जनरल जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका ग्राफ एक पैराबोलिक शेप में होता है। पैराबोलिक शेप x एक्सिस के अलोंग या y एक्सिस के अलोंग बन सकती है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में इसकी शेप किसके अलोंग होती है? y एक्सिस के अलोंग होती है। अब यहाँ पे मेंशन किया जा रहा था एक्सिस ऑफ पैराबोला इज y एक्सिस। कब? जब आपकी ये b वाली वैल्यू यानी इक्वेशन क्या हो जाए? प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाए, तो उस केस में पैराबोला की एक्सिस क्या होगी? y एक्सिस होगी। ठीक है जी। और अगर b 0 नहीं होता तो फिर पैराबोला की एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल होगी। फिर पैराबोला की एक्सिस क्या होगी? y एक्सिस के पैरेलल। ये दोनों बातें याद रखनी है। अगर तो हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आ जाती है x² - 1 = 0, इस केस में जो पैराबोला की एक्सिस बनेगी वो सिंपल y एक्सिस के ऊपर बनेगी,
और अगर हमारे पास सिंपल इक्वेशन x² + 3x + 2 वाली फॉर्म में आ जाती है तो फिर पैराबोला की एक्सिस जो है y एक्सिस के पैरेलल आएगी। अब दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये पैराबोलिक शेप अप कब जाएगी, डाउन कब जाएगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर a पॉजिटिव होगा तो कनकेव अप बनेगा और अगर a नेगेटिव होगा तो कनकेव डाउन बनेगा। ठीक है जी। इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 यानी डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है तो फिर पैराबोला किस तरह की शेप में आएगा, पैराबोला कट्स इन 2 पॉइंट्स ऑन x एक्सिस। यानी दो चीज़ें हैं आपने जो याद रखनी है, एक तो हमारी a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या a की वैल्यू लेस देन 0 है, उस पर आपको पता होना चाहिए। a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो कनकेव अप हो जाएगा, a की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो कनकेव डाउन हो जाएगा। लेकिन डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू दोनों केसेस में क्या आ रही है हमारे पास, अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम इसको इस तरह से मेंशन करेंगे। ठीक है जी, कि 2 पॉइंट्स पर क्या कर रहा है, ग्राफ कट कर रहा है। ठीक होगी बात। इसी तरह अगर हमारे पास a लेस देन 0 हो और इस तरह से हम शेप बनाएं तब भी ये 2 पॉइंट्स पर कट करेगा लेकिन शेप क्या हो जाएगी, कनकेव डाउन में आ जाएगी। नेक्स्ट, अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 आ जाता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 आ जाता है तो फिर पैराबोला की शेप किस तरह से आएगी, पैराबोला जो है फिर एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर क्या करता है, टच आउट करता है। जैसे अगर a ग्रेटर देन 0 है और डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास जो है वो इक्वल्स टू 0 आ जाए तो ये शेप बन जाएगी इसके पास। ठीक होगी बात। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 चला जाता है यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव यानी इमेजिनरी रूट्स आना शुरू हो जाते हैं तो उस केस में हमारा जो ग्राफ है पैराबोलिक शेप में वो आपकी एक्स एक्सिस को टच या कट नहीं करेगा। ठीक है जी, ये दो केसेस मेंशन है कि a ग्रेटर देन 0 a लेस देन 0 ये अब अंडरस्टूड है। a ग्रेटर देन 0 कनकेव अप और कनकेव डाउन को शो कर रहा है a लेस देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे लेस देन 0 है, यहाँ पे भी लेस देन 0 है, इस वजह से दोनों डायग्राम्स के अंदर ग्राफ इंटरसेक्ट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। नेक्स्ट एक लास्ट छोटी सी बात है MCQs के हवाले से, लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू इन एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक्सप्रेशन। अगर हमारे पास a ग्रेटर देन 0 हो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जैसे ये जनरल इक्वेशन लिखी हुई है, तो उस केस में उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कंसिडर करेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ लीस्ट वैल्यू कंसिडर की जाएगी और वो लीस्ट वैल्यू क्या होगी, 4ac - b² / 4a। कब, जब x की वैल्यू कितनी होगी, -b/2a। दोबारा सुन लें, हमने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है जब हमारे पास a ग्रेटर देन 0 होगा, a ग्रेटर देन 0 होगा उस केस में हमारे पास ग्रेटेस्ट वैल्यू कंसिडर नहीं की जाएगी, सिर्फ लीस्ट वैल्यू कंसिडर की जाएगी और उस वैल्यू के लिए हमारे पास फार्मूला या वैल्यू कितनी है, 4ac - b² / 4a। यानी अगर आपके पास इक्वेशन लिखी हो तो आप इसके मुताबिक लीस्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -b/2a। b जो भी गिवन इक्वेशन के मुताबिक होगा कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसी के अंदर a लेस देन 0 आ जाए यानी a नेगेटिव आ गया है तो फिर वैल्यूज़ यही रहती हैं लेकिन ये वैल्यू आप शो ऑफ करना शुरू हो जाती है किसको, ग्रेटेस्ट वैल्यू। ठीक है जी, तो यानी a पॉजिटिव नेगेटिव करने से लीस्ट ग्रेटेस्ट में और ग्रेटेस्ट लीस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ। चैप्टर नंबर 5 पेपर के लिहाज से और ECAT के हवाले से जो है इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है, कॉन्सेप्ट इसके अंदर कम है। देखते हैं हम सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन है क्या चीज़, किसी भी गिवन एक्सप्रेशन को, किसी भी गिवन फ्रैक्शन को स्प्लिट कर देना उसके सब फैक्टर्स के अंदर, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जी, पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। कि एक फ्रैक्शन थी आपने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया 2 या 3 फ्रैक्शंस के अंदर। जैसे ये मेरे पास एक फ्रैक्शन थी 1/6, इसको मैंने तोड़ के लिख दिया 1/2 - 1/3। तो इन दोनों का रिजल्टेंट फ्रैक्शन ये है 1/6 और ये दोनों फिर क्या है, इसके पार्शियल फ्रैक्शन है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, कंडीशनल इक्वेशन का। कंडीशनल इक्वेशन क्या होती है, कंडीशनल इक्वेशन मैथ्स में अमूमन जब भी सॉल्व करने के लिए ज़्यादातर इक्वेशंस आती हैं जिसमें x की 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 या लिमिटेड वैल्यूज़ जब भी निकलेंगी तो उन इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, कंडीशनल इक्वेशन। वजह जैसे x की यहाँ से वैल्यू कितनी आई 1/2, x की ये वाली वैल्यू ही सिर्फ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या इस इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। दैट्स वाई दिस इक्वेशन इज कॉल्ड कंडीशनल इक्वेशन। यानी कंडीशनल इक्वेशन में x की लिमिटेड वैल्यूज़ होती हैं और वो गिवन इक्वेशन को क्या कर देती हैं, सेटिस्फाई कर देती हैं।
उसके बाद आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी भी एक इक्वेशन ही है, लेकिन उसमें क्या है कि आपके पास x हर वैल्यू के लिए क्या करेगी, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। यानी x की वैल्यू 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, यानी ये एक ऐसा जनरल अल्जेब्रिक सेंटेंस होगा जिसमें टेक्निकली देखने से ही लग रहा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड के हर दफ़ा इक्वल आनी है। जैसे ए एक्स प्लस बी एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी, हमने साइड पे लिख लिया, एक्स कॉमन ले ली, एक्स की जो मर्जी वैल्यू पुट करें ये लेफ्ट साइड हमेशा राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। ऐसी इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटीज़ के नाम से याद रखते हैं। एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इसके इक्वल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। फिर है रैशनल फ्रैक्शन है। रैशनल फ्रैक्शंस क्या होती हैं, रैशनल नंबर्स का आपने सुना होगा कि ऐसे नंबर जिनको p ओवर q वाली फॉर्म में लिख सकते हो, p और q बिलोंग्स करते हैं इंटीजर्स के साथ और q इक्वल्स टू नहीं होना चाहिए 0 के। इसी तरह अगर दो पॉलिनोमियल्स को फ्रैक्शन वाली फॉर्म में लिख दें और q ऑफ x डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम रैशनल फ्रैक्शंस के नाम से याद रखते हैं। ठीक है जी। अब रैशनल फ्रैक्शन की दो टाइप्स हैं, एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन और एक इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। इन दोनों से रिलेटेड कोई ना कोई कॉन्सेप्ट अक्सर पेपर में पूछा जाता है। लिखा हुआ जी DEG, DEG स्टैंड्स फॉर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन न्यूमरेटर एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन डिनोमिनेटर। ठीक है जी, यानी ये न्यूमरेटर को शो कर रहा है और ये किसको शो कर रहा है, डिनोमिनेटर को। अगर हमारी डिग्री किसे कहते हैं, ग्रेटेस्ट पावर को। ठीक है जी, किसी एक्सप्रेशन की जो ग्रेटेस्ट पावर है वो उसकी डिग्री है। अगर हमारी न्यूमरेटर की डिग्री लेस हो जाए डिनोमिनेटर की डिग्री से, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे डिग्री कितनी है 1 और यहाँ पे कितनी है 2 है, तो अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम हो, या इसको उल्टा बोल दें डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री से ज़्यादा हो, तो उस केस में जो फ्रैक्शन बनती है दैट इज़ प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस क्या होती हैं, इसमें दो केसेस हैं। अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के इक्वल हो या उससे ग्रेटर हो, अगर डिनोमिनेटर की डिग्री और न्यूमरेटर की डिग्री इक्वल हो या न्यूमरेटर की डिग्री जो है डिनोमिनेटर से क्या हो, ग्रेटेस्ट हो, इस केस में हमारे पास जो फ्रैक्शन बनती है दैट इज़ इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। एग्जांपल्स दी हुई हैं, इसमें दोनों की डिग्री सेम है, इसमें न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड 4 केसेस हैं, आप सब जानते हैं। केस 1 क्या हमें बताता है कि अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स होंगे, नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स, या हम ये भी कह सकते हैं कि रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर से मुराद हमारी क्या है, ऐसे क्वाड्रेटिक फैक्टर्स जिनको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, उसकी फैक्टराइजेशन करें तो क्या बन जाता है, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे हमारे पास रिड्यूसेबल फैक्टर्स आ सकते हैं या नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स आ सकते हैं। उसको हम स्प्लिट कैसे करते हैं, जितने लीनियर फैक्टर्स होंगे उतने पैरामीटर्स आ जाएंगे। ठीक होगी बात। केस 2 की तरफ अगर बढ़ते हैं तो उसमें डिनोमिनेटर में हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर आ जाएगा, यानी जो लीनियर फैक्टर एक आधा है उसकी कोई ना कोई एक्स्ट्रा होल पावर होगी। तो उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं कि भाई ये सिंगल फैक्टर था, इसके लिए एक पैरामीटर, इसकी 2 पावर है तो इसके लिए 2 पैरामीटर्स आएंगे अलग अलग, पहले पावर 1 के साथ फिर पावर 2 के साथ। इसी तरह केस 3 में जो है, केस 3 में अगर हम देखते हैं हमारे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, इररिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। इररिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर जिनकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं। अब ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एक MCQs मजीद बन जाता है। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है ना, ये रियल नंबर्स के लिहाज से इररिड्यूसेबल है, लेकिन अगर इसी फैक्टर को उठा के हम चैप्टर 1 में ले जाएं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में तो इसकी फैक्टराइजेशन हो जाती है। इसकी फैक्टराइजेशन क्या बनेगी, x प्लस 2 आयोटा इंटू एक्स माइनस 2 आयोटा। ठीक है जी, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना। केस 4 देखते हैं। केस 4 में क्या है कि हमारे पास डिनोमिनेटर में जो इररिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसकी कोई ना कोई पावर होगी, यानी वो हमारे पास रिपीट होता हुआ दिखाई देगा। अब इस केस में जैसे इसके लिए मैंने लिख दिया a ओवर एक्स प्लस 4, और जो इररिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं उनके लिए एक टाइम पर 2 पैरामीटर्स आते हैं और फर्स्ट पैरामीटर के साथ वेरिएबल दिखाई देता है। तो इसकी पावर 2 है तो इसके लिए 4 पैरामीटर्स इस्तेमाल होंगे। एक दफ़ा bx प्लस c ओवर सिंगल पावर, ठीक है जी, फिर dx प्लस e ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, इनसे रिलेटेड कुछ MCQs देख लेते हैं। पूछा हुआ है विच वन इज़ नॉट अ कंडीशनल इक्वेशन, यानी सारी की सारी कंडीशनल इक्वेशन होंगी, कोई एक आधी ऐसी है जो कि
आइडेंटिटी है। जैसे ये है, इसमें x की स्पेसिफिक वैल्यू निकलेगी, इसमें भी x की स्पेसिफिक वैल्यूज़ निकलेंगी, इसमें भी x की स्पेसिफिक वैल्यूज़ निकलेंगी। ये जो इक्वेशन है अगर आप इसको सॉल्व करें, एलसीएम लें 2 3x माइनस 2x, तो वो बन जाता 2x ओवर 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू x आ जाएगा। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी बन जाती है। ठीक है जी। विच इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर में क्या होता है कि या तो ऊपर और नीचे हाईएस्ट पावर इक्वल होती है या ऊपर वाली पावर मैक्सिमम पावर ज़्यादा होती है। इसमें अगर देखते हैं हम, इसको हम इस तरह से कर देते हैं। ठीक है जी। ये डिग्री कितनी है 1, इसकी डिग्री कितनी है 2, ये हमारे पास प्रॉपर है। इसकी डिग्री कितनी बनेगी मल्टीप्लाई करके 2, इसकी डिग्री भी 2, इक्वल पावर है। इसकी डिग्री कितनी है 1 और इसकी डिग्री कितनी है 2। ये और ये जो है हमारे पास प्रॉपर में है, जबकि ये हमारे पास क्या है इम्प्रॉपर। ठीक है।